हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की या किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। यहां सभी वीडियो आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो हम देखने वाले हैं कि जो उदारवादी है ना, तो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या क्या मायने थे, हम ये देखने वाले हैं। इसके पहले हम क्या देख चुके हैं, तो इसके पहले वाले में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा हुआ था। उसके बाद हम देख चुके थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की बात की थी। फिर उसके बाद हम क्या देख चुके थे कि हमने कुलीन वर्ग और जो नया मध्यम वर्ग है उनके बारे में हमने देख लिया था। तो ये बातें हम यहां तक देख चुके थे। लास्ट वीडियो जो रहा था हमारा वो किस चीज को लेकर रहा था कि हमने कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग को लेकर बात की थी। कुलीन मतलब जो अमीर लोग हैं, प्रभावशाली हैं, राजनीतिक और सामाजिक तरीके से, जमीनों के मालिक भी हैं, शहरों में हवेलियों के, गांवों में जायदादों के। और जो नया मध्यम वर्ग है, जैसे आप देखेंगे कि जो दूसरा वर्ग था कुलीन के अलावा, जिसको आपने कहा था किसान वर्ग, इसी में जो मजदूर हुए या जैसे ही औद्योगिकरण का दौर आया तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जो शिक्षित भी था, समझदार भी था, जिसको नया मध्यम वर्ग कहा। ये औद्योगिकरण के दौर में ये बन पाता है और इनने ही राष्ट्रीयता के विचारों को ज्यादा फैलाया हुआ था। ये वाली बातें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी हुई थी। अब इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि भाई उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या क्या मायने हैं या क्या मायने रखते हैं, ये सब हम इसके अंदर एक एक करके देखते हैं। तो अब सबसे पहले जाने कि भाई ये उदारवादी क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो जो राष्ट्रवाद के अंदर एक बात आती है ना कि राष्ट्रीय एकता, जब आपके अंदर जो लगाव आ जाता है कि ये हमारा देश है, हमारा ऐसा जब लगाव आ जाता है तो उसको कहते हैं सभी लोग, अगर आप अलग धर्म, जाति, भाषा के भी हैं फिर भी अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरा, तो इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय एकता। हमारे देश से कोई कुछ कहता है तो कोई भी उसका जवाब दे सकता है, ये कहलाती है राष्ट्रीय एकता। तो उस टाइम पर जो राष्ट्रीय एकता है वो किससे जोड़कर देखी जाने लगी थी, उदारवाद के साथ इसको जोड़कर देखा जाने लगा था। प्लस का निशान जोड़कर के लिए, डॉक्टर वाला नहीं है ना। तो किससे जोड़कर देखने लगे थे, उदारवाद के साथ इसको जोड़कर देखा जाने लगा था, या उदारवाद से जुड़ गई थी, उदारवाद के ज्यादा नजदीक हो गई थी राष्ट्रीय एकता की विचारधारा। तो अब ये उदारवाद क्या है कि बोला सर बहुत दिन से बात चल रही है उदारवाद उदारवाद। तो उदारवाद का जो सीधा सा अर्थ है, इसका मतलब है कि आप इसको बोलेंगे आजाद, है ना। उदार का मतलब किसको आप उदार कहते हैं ना। आपके पापा आए, आपने कोई मांगा, बोले पापा फोन चाहिए, उन्हें 4 खींच के जमा दिए, उदार हैं क्या? अरे बोले बहुत खतरनाक है, उनसे बात नहीं करनी। उदार किसको कहते हैं कि आप आए, पापा के गले में हाथ डाला, बोले पापा फोन मिलेगा क्या? अरे बोले लो 5000 लो, ले आओ फोन। तो आपके मतलब से क्या, आप अपनी बात आसानी से रख पाए, उनने आपकी बात मान ली। आजादी से जुड़ी हुई चीज जो है वो लिबरलाइजेशन, मतलब जो हम उदारवादी उनको कहते हैं जो आधुनिक बदलाव हो रहे हैं, जो समाज में बदलाव हो रहे हैं या परिवार में या जहां भी जो बदलाव हो रहा है उनको सहज स्वीकार करते हैं, वो उदारवाद है। अभी कभी जिनके पापा रूढ़ स्वभाव के हों, गले में हाथ डाल के बताना 3 दिन तक उठ नहीं पाओगे आप, है ना, तो वो उदारवाद नहीं है। तो उदारवादी वाली बात समझ में। तो अब ये उदारवाद आया कैसे, ये तो हमने अपने शब्दों में भाषा समझ ली। होता क्या है उदारवाद का मतलब, तो उदारवाद को कहते हैं लिबरलाइजेशन, है ना, या लिबरलिज्म, है ना। तो ये जो एक लैटिन वर्ड है ना, जो लातिन भाषा का एक शब्द है, बेसिक वर्ड है लैटिन भाषा का, उसका नाम है लिबर। तो लिबर से ये शब्द निकल कर आया है, जिससे बना है क्या, लिबरलिज्म, है ना, या उदारवाद। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है कि भाई लिबर से क्या मतलब है या लिबरलिज्म से क्या मतलब है, तो इससे लेना देना है, या इसका अर्थ हम अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब है आजाद, है ना। इसका मतलब क्या है, आजाद। आजाद का मतलब क्या है, फ्री, फ्रीडम, या एकदम फ्री, आप एकदम मुक्त हैं, आप एकदम आजाद हैं जो भी। तो आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जो भी चाहे वो चक्कूंद कर दे, वो आजादी। कुछ सही मायनों में कुछ पाबंदियों के साथ आजादी, है ना। तो वैसा आजाद। आजाद का मतलब ये नहीं कि बोले आज तो अपन कुछ भी करेंगे, तूफानी कर देंगे, हम तो आजाद हैं, हम तो लिबरल लोग हैं, तो वैसा कुछ नहीं ना। तो इसका अगर सीधा सा मतलब देखेंगे भाई, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आजाद, है ना। तो उदारवाद का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, या उदारवाद किससे बना, लिबरल से बना या लिबर से बना, ठीक। और उसका मतलब हो गया आजाद, क्लियर। और ये कौन सी भाषा का शब्द हो गया, लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये उदारवाद का मतलब क्या है, लिबरलिज्म का मतलब क्या है, ये
मध्यम वर्ग जो है वो उसको कैसे देखता है उदारवाद को, तो मध्यम वर्गों के लिए इसका मतलब क्या है। जो नया मध्यम वर्ग बना था, जिसको हमने देखा था अभी इसके पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हम कुलीन और नया मध्य वर्ग की बात कर रहे थे, तो उस मध्यम वर्ग के लिए या जो मिडिल क्लास है ना, मध्यम वर्ग के लिए इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से उदारवाद को लेते हैं ना। मध्यम वर्ग व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी है ना। इनके लिए मतलब क्या है कि व्यक्ति के लिए आजादी मतलब वो आजाद हो और कानून के समक्ष उसकी बराबरी जो है वो क्या हो जाएगी, उसका मतलब इनके लिए उदारवाद था ना। तो ये सीधा सीधा मतलब इनके लिए उदारवाद का क्या हो गया, ये हो जाता है। दूसरे तरीके से देखें भाई कि राजनीतिक रूप से उदारवाद है ना, जो उदारवादी लोग थे वो क्या चाहते थे, ये तो इन्होंने कह दिया कि हम आजादी चाहते हैं, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी की बात कर रहे हैं, तो वो तो हो गया हमारा उदारवाद। तो ये कानून के समक्ष सबकी बराबरी और व्यक्ति की आजादी कैसे आएगी, तो एक सरकार का गठन करना पड़ेगा, आपको एक सरकार बनानी पड़ेगी। तो उदारवाद कैसी सरकार चाहता था, तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार चाहते थे या ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, मतलब जिसमें सभी लोग शामिल हों। इस प्रकार की सहमति से क्या बनी हो, एक सरकार बनी हो जिसको, या राजनीतिक सरकार बनी हो जैसी सरकार उदारवादी लोग चाहते थे। ऐसी ही सहमति से बनी सरकार आपको क्या दे पाएगी, व्यक्ति की आजादी की बात कर पाएगी और कानून के समक्ष सबको बराबरी की बात कर पाएगी या सबको बराबरी दे पाएगी। तो ये ऐसी सरकार के पक्ष में थे कि भाई एक ऐसी सरकार यहां पर बनाई जाए। अब जो उदारवाद है भाई, हमने देखा था कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कैसे बढ़ती है, फ्रांस में क्रांति के दौरान बढ़ती है। तो हम वहां से भी उदारवाद को देखने की कोशिश करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद का क्या मतलब था, या फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद कैसा चला। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद अगर आप देखें तो वहां पर जो उदारवाद था, तो उदारवाद ने क्या बातें करी, या मतलब उदारवाद का मतलब क्या हो गया कि जो लोग उदारवाद को मान रहे हैं वो सब उदारवाद के अंदर आ जाएंगे, जिनको आप उदारवादी कहते हैं। तो उदारवाद इस चीज की वकालत करता था कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग को जो जन्म से विशेष अधिकार मिले हैं, ये कैसे मिले हैं, जन्म से मिले विशेष अधिकारों की समाप्ति की जाए, इस बात पर जोर देते थे। साथ ही साथ वो संविधान, मतलब उनका कहना था कि संविधान बनाया जाए और संसदीय प्रतिनिधित्व के आधार पर एक सरकार बनाई जाए। इस प्रकार की सरकार के ये पक्षधर हुआ करते थे, या इस प्रकार की सरकार की ये लोग वकालत किया करते थे यहां पर। तो इन्होंने क्या किया कि अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के बाद का उदारवाद देखें तो हमें चार चीजें मिली उस टाइम पर, कि निरंकुश शासक थे, पादरी वर्ग था, एक संविधान की बात हो रही थी और संसदीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार की बात की जा रही थी। तो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार थे, जिनके समाप्त करने की वकालत हमेशा से उदारवाद के लोग या उदारवादी लोग कर रहे थे। साथ ही साथ संविधान बनाने और संसदीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार बनाने के ये लोग पक्षधर भी हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय और निकला तो हम देखेंगे भाई 19वीं सदी के आसपास उदारवाद कैसा हो गया। देखिए समय के साथ हर एक चीज में बदलाव होता है। यहां पर ये लोग विशेष अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, संसदीय सरकार, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे 19वीं सदी में आएंगे तो उदारवाद की थोड़ी सी परिभाषा बदल जाएगी। यहां पर उदारवाद के मतलब क्या होगा, 19वीं सदी में उदारवाद क्या हो गया कि निजी संपत्ति का है ना, निजी संपत्ति के स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, आप मालिक बन जाए। तो निजी संपत्ति के स्वामित्व की वकालत पर या स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देने लगे। बल का मतलब क्या है, जोर देकर कहने लगे कि भाई व्यक्ति को उनकी निजी संपत्ति होनी चाहिए, ऐसा फोर्स करने लगे, ये सही बात है। ऐसी वकालत इन लोग के द्वारा की जाने लगी। और ये कहते थे कि कानून, जैसे आपने देखा कि इसके पहले उदारवाद का मतलब क्या था, जस्ट अभी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा हुआ था, उदारवाद का मतलब है कानून के समक्ष सबकी बराबरी और व्यक्ति की आजादी। तो यहां पर 19वीं सदी के बाद उदारवाद कैसा होगा, कानून के समक्ष सबकी बराबरी का मतलब ये नहीं था कि सभी को वोट देने का अधिकार मिल जाए, सभी लोग मत देने का अधिकार मिल जाए। कानून के समक्ष बराबरी होगी, लेकिन सभी को मत देने के अधिकार के या सभी को वोट देने, जिसको आप मताधिकार कहते हैं, उसके पक्षधर ये लोग नहीं थे कि सबको वोट देने का अधिकार यहां पर ना दिया जाए। अब ये बात कैसे आई फ्रांस की बात, तो आप देखें फ्रांसीसी क्रांति में भी हम देखते हैं जो क्रांतिकारी फ्रांस था, है ना। क्रांतिकारी फ्रांस का मतलब कहां है, जहां पर क्रांति हो रही थी, जिस फ्रांस के अंदर 1789 क्रांति निकल कर आती है, जिसने दुनिया भर को समानता, बंधुत्व, ये वाले नारे दिए हुए थे। तो उस क्रांतिकारी फ्रांस जो है वो क्या है, एक उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, है ना। लिबरल जो आपका डेमोक्रेट है, उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग यहां पर हुआ करता था। तो इस फ्रांस के अंदर, इस क्रांतिकारी फ्रांस के अंदर
मत को मत देने या चुने जाने, मतलब चुनाव में खड़े होने या आपको कोई अधिकार हो कि आपको कोई चुन ले, तो मत देने और चुने जाने का अधिकार सभी को नहीं दिया गया था इस क्रांतिकारी फ्रांस के अंदर, जिसने सभी को उदारवाद जैसी बातें भी सिखाई हुई हैं। हमने पहले देखा ना 19वीं सदी में क्या बदल गया, 19वीं सदी में बदल गया कि भाई वो अब निजी संपत्ति के स्वामित्व पर बहुत जोर देने लगे और कानून के समक्ष समानता की बात करने लगे, लेकिन सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई क्रांतिकारी फ्रांस जो है वो उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और यहां पर जब मत देने और चुने जाने का अधिकार सभी को नहीं दिया था। किनको दिया था? केवल संपत्तिवान पुरुष। संपत्तिवान का मतलब जो संपत्ति के या स्वामी हैं, मतलब जो जमीन के मालिक हैं, जिनके पास संपत्ति है, सिर्फ पुरुषों को ही दिया गया है ना, सिर्फ पुरुषों को, मेल कैटेगरी को ही दिया गया। संपत्ति विहीन और महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार, ना तो वोट देने का अधिकार है, ना चुने जाने का अधिकार, ये फ्रांस के अंदर ही घटना थी कि उनको भी नहीं दिया गया। संपत्तिवान पुरुष कुछ इस तरीके से दिखता है, संपत्ति होगी तो वो दिखेगा ये राजा है कहीं के, है ना। महिला जिनको अधिकार नहीं दिया गया वो ये हैं, और संपत्ति विहीन जिसको आप गरीब आदमी भी कहें, निर्धन कहें, तो वो संपत्ति विहीन व्यक्ति है। इनको और महिलाओं को, है ना, ये दो कैटेगरी ऐसी है जिनको ना तो मत देने का अधिकार था और ना ही चुने जाने का अधिकार था। सिर्फ किसको था? मतलब हम कैसा कहते हैं कि फ्रांस में उस टाइम पर जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र वो लोग बना रहे थे वो कैसा था? पुरुष सत्तात्मक था। मतलब वहां पर पुरुषों का ही, पुरुष ही वोट दे पाएगा, पुरुष ही चुना जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे भाई जो ये बातें हुई कि भाई वहां पर जो फ्रांस के अंदर बात हुई कि वहां पर नहीं मिला, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब बहुत थोड़े समय के लिए पुरुष को, महिलाओं को, संपत्तिहीन विहीन सभी को, मतलब संपत्तिवान भी है, संपत्तिहीन भी है, सभी को समान अधिकार मिलेगा। वो बहुत छोटा सा टाइम था, उसको कहते हैं जैकोबिन शासन, है ना। तो इस जैकोबिन शासन के दौरान ये बहुत थोड़े समय के लिए सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। सभी वयस्क पुरुषों को, जो भी अडल्ट हो गए थे, उनको दिया गया। इसके बाद फिर क्या आ गया? फ्रांस में नेपोलियन का दौर आ जाता है, नेपोलियन की संहिता आ जाती है, और नेपोलियन की संहिता ने फिर से क्या कर दिया? पुनः सीमित मताधिकार, मतलब कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार यहां पर होगा, ये यहां पर इनके द्वारा कर दिया गया। महिलाओं को अवयस्क घोषित कर दिया कि महिला क्या है? अडल्ट नहीं होगी, व्यस्क नहीं होगी, ऐसा इन्हें घोषित कर दिया। जैसे हमारे यहां पर व्यस्क की कैटेगरी क्या है? 18 साल से ज्यादा जैसे ही आप हो जाते हैं तो आपको व्यस्क कहने लगते हैं, मतलब वोट डालने का अधिकार 18 प्लस में। वयस्क का जैसे आप शादी की उम्र आप देखें, सरकार ने भी 20-21 कर दी है, तो वैसे ही क्या है, वो शादी की उम्र को ही हम व्यस्क मानते हैं जितनी सरकार से मिनिमम होती है। तो यहाँ पर महिलाओं को क्या कर दिया गया? अवयस्क का दर्जा दे दिया गया। अवयस्क मतलब ये कभी भी परिपक्व नहीं हो पाएंगे, परिपक्व नहीं हो पाएंगे तो इनको किसी कस्टडी में रखना पड़ेगा, कोई इनका ध्यान रखे। तो इनके ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसको दे दी? या तो पिता को, और शादी होने के बाद पति के अधीन कर दिया गया। तो ये जिम्मेदारी दे दी गई यहां पर। अब ये बात समझ में नहीं आती कि यहां अवयस्क भी घोषित किया, शादी भी करवा दी, और पति के अधीन जिम्मेदारी दे दी, और वहां पर जाकर वो घर भी संभालेगी, और आप कह रहे हैं कि अवयस्क भी है। ठीक है, वहां की बात जो रही होगी, हमको क्या करना वयस्क अवयस्क से, है ना। तो महिलाओं को अवयस्क का दर्जा यहां पर नेपोलियन ने दिया, और बाद में क्या कर दिया? पिता या पति के अधीन कर देता है। तो अब ये जब ये जो संपत्ति विहीन है, इनको भी अधिकार नहीं मिला, महिलाओं को भी किसी प्रकार के अधिकार, उनको तो अवयस्क तक कह दिया। तो 19वीं सदी का लास्ट और 20वीं सदी के प्रारंभ में आप देखें कि बहुत बड़े आंदोलन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आंदोलन कौन करते हैं? महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया, या विरोध करते हुए आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? ताकि हमको समान राजनीतिक अधिकार यहां पर प्रदान किए जाएं। अब ये तो बातें हमने देख ली कि भाई उदारवाद क्या था, हमने ये राजनीतिक तरीके से उदारवाद देखा। अब बात करते हैं कि उदारवाद का मतलब आर्थिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या लेना देना है। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद से मतलब है राज्य का नियंत्रण खत्म करने से है, कि राज्य का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण अगर समाप्त कर दिया गया है तो ये आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवाद आ गया है। कैसा नियंत्रण? क्योंकि राज्य के नियंत्रण में बाजार होते थे, तो इन बाजारों की मुक्ति कर दिया है। कैसे मुक्ति? मान लो एक मार्केट है, और इस मार्केट पर अगर आप आ रहे हैं तो टैक्स दो, जा रहे हैं तो टैक्स दो, आप 4 बार आए हैं तो बोले 4 बार टैक्स दो, दिन भर में 4-5। तो ये क्या है? पूरा सरकार कंट्रोल करेगी। सरकार ने अगर ऐसा नियम बना दिया तो ऐसा, सरकार ने कह दिया कि भाई ये वाला व्यक्ति हमारा कोई कानून, मतलब कोई पैसा वैसा नहीं लेगा, इसके रेट ये चलेंगे, ऐसा चलेगा, तो ये सब सरकार के नियंत्रण में था। तो बाजार को मुक्त कर देना चाहिए सरकार के नियंत्रण से। साथ ही साथ चीजों का आवागमन और पूंजी का जो आवागमन है वो भी सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। चीजें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकें। जब हम दूसरी जगह से चीज खरीदने जा रहे हैं तो पैसा भी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकें। कहीं हम उद्योग
व्यापार सेट कर रहे हैं तो हम पूंजी का भी आवागमन आसानी से कर सकें। तो वो चाहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद से मतलब क्या हो गया कि बाजार से पूंजी के आवागमन और आप देखें चीजों के आवागमन से अगर राज्य का नियंत्रण खत्म हो जाता है तो उसको वो क्या कहेंगे, आर्थिक उदारवाद कहेंगे। और इस आर्थिक उदारवाद की वकालत किसके द्वारा की गई, या इस आर्थिक उदारवाद की जोरदार मांग किसके द्वारा की गई, तो जो उभरता हुआ नया मध्य वर्ग था या मध्यम वर्ग था, उस मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग के द्वारा इन चीजों की वकालत की गई कि सरकार को इनका नियंत्रण खत्म करना चाहिए, ना तो बाजार उनके नियंत्रण में हो, ना चीजें, ना पूंजी। अगर हम इसका उदाहरण देखें कि क्यों ऐसी वकालत की जा रही थी, क्यों वो कह रहे थे कि भाई सरकार के नियंत्रण से खत्म करें, आप देखें कि जर्मन इलाकों में देखते हैं, 19वीं सदी का एक उदाहरण लेते हैं तो उसमें आप देखें नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया हुआ था, है ना। तो नेपोलियन ने जर्मनी का पहली बार राष्ट्रीयकरण करने की या इसकी आधारशिला इन्हें रखी हुई थी। तो इन 39 राज्यों में ज्यादातर राज्यों की अपनी अलग माप थी, मतलब नापने तोलने का अपना एक अलग तरीका था और अपनी एक अलग मुद्रा थी। मतलब अगर आप यहां व्यापार करने चले गए, जैसे जर्मनी का ही उदाहरण ले लेते हैं कि हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अगर आप व्यापार करते हैं यहां से और यहां तक आपको सामान बेचना है, माल बेचना है, तो इस बीच में आपको 11 सीमा शुल्क ना के आएंगे और हर एक सीमा शुल्क पर आपको 5% की सीमा शुल्क लगेगा। 5% मतलब और गुणे 11 लगभग कितना हो गया, 55% का आपको सीमा शुल्क लग गया। अब जो चीज आप 50 रुपए में बेचने वाले थे या जो चीज आप 100 रुपए में बेचने वाले थे, अब वो कितने में बेचेंगे आप जाकर, 155 में बेच पाएंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे महंगाई या लोग आसानी से चीजें नहीं खरीदेंगे, बाजार को बहुत आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि भाई अगर हम जाते हैं तो सरकार के नियंत्रण में जगह जगह पर सीमा शुल्क है जहां पर हमको टैक्स दिया जा रहा है लगभग 5% के आसपास। अब यह भी कहा गया कि उस महासंघ के अंदर जो 39 राज्य हैं, हर एक राज्य की मापतौल अलग है ना, हर एक क्षेत्र की मापतौल अलग है। एले जो है वो कपड़े मापने का एक पैमाना है, ये जो मीटर जैसा दिख रहा है ना, ये एले है ना, इसको आप एले कहेंगे। तो ये कपड़े मापने की, ये छोटा भी देख रहे हैं, बड़ा भी देख रहे हैं, क्या है, हर एक राज्य का अपना एक एले है। उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर आप फ्रैंकफर्ट में जाते हैं तो वहां एक एल या एक एले का मतलब है 54.7 सेंटीमीटर, और वहीं आप पास में ही मेंज चले जाते हैं तो वहां पर एक एल का मतलब है 55.1 सेंटीमीटर। फिर थोड़ी सा और आगे या दूसरे शहर में गए न्यूरेमबर्ग में, तो यहां पर एक एल का मतलब है 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में चले गए तो यहां पर एक एल का मतलब है 53.5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही देश के अलग अलग शहरों में जब आप जा रहे हैं तो कपड़े की माप बदलती चली जा रही है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये मीटर होता है, आप कपड़े वाले की दुकान पर जाते होंगे, लंबा सा डंडा रखा रहता है, खट खट फोल्ड किया, कैंची मारी हुई कपड़ा। कहीं भी जाएं आप, मध्य प्रदेश में खरीदे, गुजरात में खरीदे, कहीं भी जाएं, सब जगह मीटर की लंबाई एक सी है। जबकि यहां पर क्या समस्या आ रही थी, अब आप ये मानो कि यहां पर अगर आपकी शर्ट बनती हो 3 मीटर में, मतलब यहां पर शर्ट बनती हो 3 एलए में, यहाँ के एलए के हिसाब से 3 एलए में, और आप अगर यहां चले गए और आपने 3 एलए खरीद लिया तो कपड़ा बच जाएगा कि नहीं, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। ये समस्याएं आ रही थी व्यापारियों को, ये बड़ी दिक्कत यहां पर फेस हो रही थी कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग मुद्रा, आपको हर एक जगह अलग मुद्रा रखनी पड़ रही है, सबकी माप अलग है। ये केवल हमने कपड़ा मापने की इकाई ली है, कभी तौलने की और हम लीटर जैसी कोई बात करेंगे तो वो भी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इससे व्यापारियों को क्या हो रही थी, बड़ी समस्या हो रही थी। कितने आप अगर 20 शहर जा रहे हो तो 20 तो ये डंडा रखो पहले नापने के लिए कपड़ा, अच्छा बोले कहां वाले हो तो तुम्हारे लिए इस हिसाब से, कहां वाले हो तुम, अच्छा वहां के हो फ्रैंकफर्ट के, तुम्हारे लिए इस वाले डंडे से। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति होगी। तो इससे व्यापारी क्या है, थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तो इन बीच में जो वाणिज्यिक वर्ग है ना, जो एक नया वाणिज्यिक वर्ग होगा जो व्यापार कर रहा था, वो वाणिज्यिक वर्ग ऐसी विषम परिस्थितियां जहां पर आपको माप तौल और मुद्रा अलग अलग देखने को मिल रही हैं, इन सब का वो विरोध करते थे। और वो कहते थे कि ये विषम परिस्थितियां आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक है ना, इकोनॉमिक एक्सचेंज और डेवलपमेंट में ये बैरियर का काम कर रही हैं, ये बाधक हैं, ऐसा इन लोग के द्वारा कहा जाता था। तो फिर हल क्या है, हल ये है कि जो पूरा 39 राज्यों का क्षेत्र है ना, इसको एकीकृत किया जाए, सभी जगह का एकीकृत बाजार बना दिया जाए। अलग अलग जो राज्य है ना, 39 राज्य बनाए गए हैं, इन सब राज्यों की मापतौल एक सी कर दो और जो मुद्राएं चल रही हैं वो भी 1-2 आप कर दो। इससे क्या होगा, यहाँ का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, और आपके यहाँ पर जो और दूसरा विकास होना है वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। व्यापारियों को बहुत सहूलियत हो जाएगी, व्यापारी आसानी से एक राज्य
राज्य से दूसरे राज्य पर जा पाएंगे और साथ में राज्य का नियंत्रण खत्म हो ही गया है, तो सीमा शुल्क जैसी चीजें भी अब कम हो जाएंगी, बार बार सीमा शुल्क नहीं लगेगा। तो अब इसके लिए क्या है कि अब वो क्या चाहते थे कि एकीकृत जो आर्थिक क्षेत्र है उसका मतलब क्या हो गया, वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित होना चाहिए। मतलब यहां से आप यहां गए तो आसानी से पहुंच जाएं, आपकी चीजें, आपकी पूंजी, वस्तुएं, बार बार टैक्स ना लगे और बार बार नाप तोल कीजिए। अलग अलग झंझटें जो आ रही हैं वो हमें देखने में ना आए कि हम अलग अलग झंझटों को देख रहे हैं। अगर वो हम देखते हैं तो फिर बड़ी परेशानी हमारे लिए हो जाएगी, तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। इस कारण से ये लोग क्या कह रहे थे, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नया सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन क्या है, एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करो। तो अब एकीकृत आर्थिक क्षेत्र या बार बार जो शुल्क लग रहे थे, तो इनके सॉल्यूशन के लिए एक स्टेप उठाया गया और एक चीज बनाई गई, इसको कहा गया जॉल्वेराइन, है ना। जॉल्वेराइन एक नई चीज बनाई गई। अब जॉल्वेराइन क्या है, तो ये जर्मन का एक शुल्क संघ है या एक शुल्क संघ था, जिसमें क्या है, अधिकांश जर्मनी के जो राज्य हैं वो शामिल हुआ करते थे। इस शुल्क संघ की स्थापना कहां की गई या पहल कहां की गई, 1834 में प्रसा की पहल पर इसको स्थापित किया गया, है ना। प्रसा गणराज्य था, उसकी पहल पर इसको स्थापित किया गया। इस संघ से क्या फायदा होगा, इस संघ से जो आपको विभिन्न राज्यों के शुल्क अवरोध थे वो समाप्त, बार बार जो आपको सीमा शुल्क या टैक्स देना पड़ रहा था उनको समाप्त कर दिया गया। और साथ में जो 30-40 प्रकार की मुद्राएं चल रही थी उनको भी बंद कर दिया गया, केवल 2 प्रकार की मुद्रा कर दी। 30 संभालना आसान है कि 2 संभालना आसान है, 2 संभालना आसान है, तो व्यापारियों क्या हुआ, सहूलियत होना स्टार्ट हो गई। तो जॉल्वेराइन को याद रखना है, क्या है, प्रसा की पहल पर 1834 में स्थापित जर्मन शुल्क संघ है, जिसमें जर्मनी के अलग अलग राज्यों के अंदर या विभिन्न राज्यों में शुल्क अवरोधों को समाप्त किया गया और मुद्रा को भी घटाकर कितना कर दिया गया, 30 से 2 कर दिया गया। तो जॉल्वेराइन का लक्ष्य क्या था, ये किस उद्देश्य से बनाए गए थे, तो जॉल्वेराइन का जो लक्ष्य था कि लोगों का आर्थिक, है ना, लोगों, जर्मन लोगों में क्या है, आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, सब चीजें, माप एक सी हो जाएगी, मुद्रा एक सी हो जाएगी, व्यापारी अलग अलग जगह के जाएंगे तो भाषा भी एक सी हो जाएगी, तो क्या होंगे, आर्थिक रूप से लोग एक देश के तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे, एक राष्ट्र की तरीके से आप बांध देंगे। प्रांत के जो 39 प्रांत थे अलग अलग, उन प्रांतों के हितों को आप आपस में जोड़ दीजिए। जब आप आपस में जोड़ देंगे, हमारा हित, तुम्हारा हित, तुम्हारा हित, तुम्हारा हित, सबका एक सा है, तो हम क्या होंगे, सब मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे। बोले भाई अगर सब मिल लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो हम मिलकर काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय भावना जागेगी। तो वो क्या चाह रहे थे कि प्रांतीय हितों को जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना या उठाना वो चाह रहे थे। क्लियर। तो जर्मन के लोग ये समझ गए थे, है ना, जर्मन में जो नागरिक थे वो लोग समझ गए थे, क्या समझ गए थे, कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को, है ना, उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। अगर आपके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न करना है तो इसके लिए जरूरी क्या है, एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए, एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए जहां पर लोग आ जा सकें और इस कारण से क्या हो, आर्थिक तरीके से लोगों को एक राष्ट्र के रूप में बांध सकें। इनके अलावा देखें कि भाई इस चीजों को, मतलब जो मुक्त आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आर्थिक तरीके से राष्ट्र को बांधने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए रेलवे जरूरी था। तो रेलवे का जाल बनाया, इस रेलवे के जाल ने क्या किया, गतिशीलता बढ़ाई। कैसी गतिशीलता, इंसानों की, पूंजी की और सामान की, 3 प्रकार की गतिशीलता आ जाएगी। इंसान की मतलब इंसान आ जा पाएगा, सामान आ जा पाएगा और पूंजी आसानी से आ जा पाएगी। और जब ये गतिशीलता बढ़ेगी तो इस गतिशीलता से क्या होगा, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बना दिया जाएगा। जो भी आर्थिक आपके हित थे उनसे क्या होगा, ट्रेन के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह गए तो आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया जाएगा या वो सहायक हो जाएंगे। तो व्यापक राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं, है ना, तो व्यापक राष्ट्रवाद की भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर पर बिठाकर ही मजबूत बनाया जा सकता है। अगर पैसे की बात आएगी, दुनिया में सभी लोग पैसा चाहते हैं और सभी को पैसे से मजबूत कर दिया जाए और सबको समझ में आ जाए कि हम सब इकट्ठे होकर ही मजबूत हो सकते हैं। तो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आर्थिक तरीके से इकट्ठे हो गए तो ये आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से ही क्या कर पाएंगे, आप व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को फैला पाएंगे या उनका प्रचार प्रसार कर पाएंगे या उनको मजबूत बना पाएंगे। तो इसके अंदर हमने देखा कि भाई क्या उदारवादी लोग क्या क्या चाहते थे, वो सारी बातें हमने इनके अंतर्गत देखी हुई हैं। उदारवाद क्या है, कैसे वो शब्द निकल कर आता है, ये सब बातें हमने इसके अंदर देखी और उदारवाद के क्या मायने होते हैं वो हमने सभी इसके अंतर्गत देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आप सभी की सुविधा के लिए magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है ताकि आप वीडियो बहुत आसानी से देख पाएं। जैसे ही गूगल पर आप magnetbrains.com डालेंगे, आपके सामने एक पेज खुलेगा मैग्नेट ब्रेन का। वहां पर जाकर आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश। आपने हिंदी सेलेक्ट किया, फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी क्लास से हैं। आपने क्लास सेलेक्ट करी, क्लास 10th। उसमें सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। आपको सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट देखना है वो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। सपोज करिए कि आपने सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट कर लिया कि सर हमें सामाजिक विज्ञान देखना है, आपने सेलेक्ट किया। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, आप आसानी से इन सब चीजों को देख पाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही है। तो ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन से जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आप उसको सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाएं, और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।